अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमान लर्निंग। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 4-5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको जो इसके लेक्चर हैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहाँ से जाके जो है उनको रीड कर सकते हैं और उनके बारे में जो लेक्चर है वो ले सकते हैं। सो बैक्टीरिया जो है स्टूडेंट्स, ये इंसान के लिए और बाकी इवन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी। बट एज वेल एज ये एक एज अ पैथोजन भी वर्क करता है, यानी कि डिजीज़ कॉज भी करता है। और कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 200 स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो कि ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं। अब अगर हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ कॉज करने से रोकेंगे नहीं तो वो डिजीज़ बढ़ती जाएंगी और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकती है। सो इस वजह से आज का जो हमारा टॉपिक है इसके कंट्रोल के बारे में है। तो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट मेथड है जिसको हम कंट्रोल करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड को, कि किस तरह फिजिकल मेथड को यूज़ करते हुए हम बैक्टीरिया को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं और बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, ताकि ये ग्रोथ ना करे, ताकि ये एलिमिनेट ना हो, ठीक है, फैले ना एक जगह से दूसरी जगह में, और ट्रांसमिट ना हो, ठीक है, ताकि ट्रांसमिशन ना कर सके अपनी, तो ताकि इसकी डिजीज़ जो है वो मज़ीद ना बढ़े। सो अगर हम फिजिकल मेथड की बात करें तो फिजिकल मेथड में क्या है, यूज़ ऑफ स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड रेडिएशंस के थ्रू हम बैक्टीरिया को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड है जो हम फिजिकल मेथड में यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टीलाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। स्टीलाइजेशन क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इज़ अ प्रोसेस इन विच फिजिकल एजेंट आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसमें जितने भी फिजिकल एजेंट होते हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। और ना सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि वायरसेस के लिए भी ये जो प्रोसेस है स्टीलाइजेशन का, ये किया जाता है। ओके, और स्टीलाइजेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, फॉर एग्जांपल एंडोस्पोर एंड स्पोर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें जो बैक्टीरिया के या पैथोजन के जो स्पोर्स होते हैं और एंडोस्पोर्स होते हैं उनको भी कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अगर स्पोर्स या फिर एंडोस्पोर्स जो है वो बच जाते हैं तो क्या होता है, दोबारा से बैक्टीरिया रीग्रो करने की कैपेसिटी रखेगा और दोबारा से रीग्रो कर जाएगा। ये जो सारे प्रोसेस है स्टीलाइजेशन का, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, कम्प्लीटली किल करना है। वो तभी होगा जब हम इसके एंडोस्पोर्स और स्पोर्स वगैरह को भी जो है वो किल कर देंगे। ओके, अब स्टीलाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर। ओके, तो हाई टेम्परेचर यूज़ करते हुए क्या करते हैं, फूड को स्टीलाइज किया जाता है, फूड को जरासीम से पाक किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया से। सो इसमें क्या होता है कि 120 डिग्री से लेके 125 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर 12 to 90 मिनट, ठीक है। तो इतने टाइम के लिए और इतने प्रेशर पे रख के इस फूड को हम क्या करते हैं, स्टीलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर। एंड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होती हैं उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। ओके, सो इसको 71 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 मिनट और 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए पास्चराइज किया जाता है मिल्क और मिल्क से बनी हुई जो प्रोडक्ट होती है, डेयरी प्रोडक्ट होती है। ओके, एंड देन अब ये हाई टेम्परेचर करता है एक्चुअली क्या है, किस तरह से ये किल करता है बैक्टीरिया को स्टूडेंट्स, ये इफ़ेक्ट करता है सेलुलर एंजाइम एक्टिविटी पे। अब जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है तो क्या होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो अगर एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम नहीं बचेंगे। सो जो बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएंगे और बैक्टीरिया एट द एंड क्या होगा, किल हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। सो नेक्स्ट स्टीलाइजेशन कैसे की जाती है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट की हेल्प से किया जाता है, जिसमें हम मॉइस्ट हीट क्या करती है, अगर मॉइस्ट हीट को यूज़ करें, जैसे भाप नहीं होती, स्टीम होती है, इसको मॉइस्ट हीट कह सकते हैं। ओके, जिसके अंदर मॉइस्चराइजर मौजूद होता है। एंड ये क्या कर देता है, प्रोटीन को कोएगुलेशन कर देता है, यानी कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का जो टेक्सचर है उसको चेंज कर देता है। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होने से भी क्या होता है कि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो अगर प्रोटीन ही कोएगुलेट कर जाएगी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही जो है डिसेबल हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो एंजाइम है वो भी नेचर हो जाएंगे। और जिस तरह से क्या होगा कि वही बात जो हमने अभी डिस्कस की है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा,
विद द एब्सेंस ऑफ इंजाइम, क्योंकि जब इंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो जाहिर है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इंजाइम दरकार नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा और स्लो होते होते बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। अब इंजाइम आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था इंजाइम इज़ अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, दे कैन स्पीड द केमिकल रिएक्शन, ओके, और मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, कोएगुलेशन से इंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी और एट द एंड क्या होगा, रिएक्शन रेट जो है वो स्टॉप हो जाएगा और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया किल हो जाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर, जाहिर है उसकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी तो वो किल हो जाएगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। ड्राई हीट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, अब जो ड्राई हीट है वो क्या कर देती है, केमिकल सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन कर देती है, जिसकी वजह से भी मजीद जो केमिकल रिएक्शन है वो टेक प्लेस नहीं होते और इंजाइम क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या होता है कि यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर। अब जो 300 नैनोमीटर की रेडिएशंस होती हैं बिलो, उनको यूज़ किया जाता है आर इफेक्ट इन किलिंग बैक्टीरिया, और इनमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, गैमा रेज आर जनरली यूज, ओके। और इस प्रोसेस से क्या किया जाता है, फूड सच एज पोटैटोज एंड मीट एटसेट्रा, इन सबको रेडिएशन इसमें से गुजारी जाती है। फॉर एग्जांपल इवन कुछ फ्रूट्स भी उनके अंदर से रेडिएशन गुजारी जाती है और उसके ऊपर जो भी पैथोजन, जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो लगा होता है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो फूड ज़्यादा अरसे तक हम महफूज रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पोटैटोज़ वगैरह को हम स्टोर करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसको रेडिएशंस के थ्रू जो है वो स्टोर किया जाता है। जब इसका प्रॉपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे तो वो इसको गलने सड़ने में जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा, तो ये पोटैटो जो है वो लंबे समय तक महफूज रहेगा। जिससे हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि क्या था कि जो बैक्टीरिया है वो सबब बनते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड का, स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल्स का। तो इस तरह क्या होगा, अगर हम उस वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को रेडिएशन से गुजार लेंगे तो क्या होगा कि वो फूड हमारी महफूज हो जाएगी, ओके। इवन मीट, इनको भी रेडिएशन से गुजार, जैसे आपने देखा होगा कि KNS पे या बड़ी बड़ी जो होटल्स होते हैं उनमें वहाँ पे हमें रेडीमेड फूड मिलता है, हम घर ला के उसको थोड़ा सा पकाते हैं और वो हम खा लेते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो पड़ा रहता है फ्रीज़र में। तो उससे उनको क्या किया होता है, उनको रेडिएशन से गुजारा होता है ताकि वो उनकी जो डेट है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम उसको लंबे टाइम तक एक चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं और वो फ्रेश भी रहती है, उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म असर नहीं करता। वैसे अगर हम एक चीज़ को रखें तो सुबह से रखेंगे शाम तक वो ख़राब हो चुकी होगी, ओके। एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्टीलाइज फूड, और इस प्रोसेस से क्या किया जाता है, स्टीलाइज किया जाता है फूड को। देन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हीट सेंसिटिव जो कंपाउंड्स होते हैं उनको फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है या उनको फिल्ट्रेट करके, फिल्ट्रेट से गुजार के उसमें जो जरासीम है या बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनको जो है वो ख़त्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स है, सीरम्स हैं और एंटीबायोटिक्स वगैरह जो हैं, इनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से जो है वो महफूज बनाया जा सकता है, ओके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही सिंपल सा था, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए कि ये भी आपका एक और पॉइंट आप नोट करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आप नोट कर ले। मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ कि आपको बताऊँ कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के नेक्स्ट पार्ट के साथ।